मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। परम वंदनीय एवं आदरणीय हमारे सभी छोटे और बड़े भ्राता बंधुओं और हमारी प्यारी बहनें, आप सभी का मैं एसपी शुक्ला आपके अपने सबसे सफलतम और आपकी सफलता ही अपनी पहचान बना लेने वाले एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में मैं एसपी शुक्ला तहे दिल से सहृदय स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम प्रत्येक दिवस आपके लिए 10 ऐसे प्रश्नों का संकलन लेकर के आते हैं जिसमें आपसे बात करते हैं उन प्रश्नों पर विधिवत तरीके से और लास्ट में पूछते हैं एक ऐसा प्रश्न जिसका जवाब देना होता है आपको कमेंट के माध्यम से। आशा करता हूं कि इसके पहले के सभी पार्ट्स आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो वो पार्ट्स आप जरूर देख लीजिए। ये आपका सेट नंबर 12 यानी आज ये क्लास नंबर 12वीं चलने जा रही है, जैसा कि आपको पता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि ऐसे हमारे साथी जो हमारे फेसबुक पेज को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, आप फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। आप फेसबुक पे सर्च करिएगा एसपी शुक्ला स्पेस एजुकेट, हमारा फेसबुक भी मिलेगा और फेसबुक पेज मिलेगा, तो आप प्लीज़ फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। टेलीग्राम ज्वाइन करें जहां से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। यूट्यूब पर ऐसे हमारे साथी जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको पर डे मिलता रहे। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ में आप ट्विटर पर भी एसपी शुक्ला एजुकेट को फॉलो करें। चलिए पहले प्रश्न के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। देखिए, धरातल से ऊपर की ओर तापक्रम एवं वायुदाब के आधार पर वायुमंडलीय परतों का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो उस वर्गीकरण में आपको पता है कि परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल जो होता है वो सर्वाधिक यानी सबसे पहले होता है। ये क्षोभ मंडल आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो पहला ऑप्शन पहले क्या होता है, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल। इसी क्षोभ मंडल को एक नाम से जाना जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए, परिवर्तन मंडल। इसको किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, परिवर्तन मंडल के भी नाम से भी जाना जाता है। परिवर्तन मंडल जो है, इसकी जो धरातल से ऊंचाई है वो है 8 to 18 किलोमीटर, 8 से लेकर के 18 किलोमीटर है। फिर इसके बाद आता है समताप मंडल, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। समताप मंडल की जो धरातल से ऊंचाई है वो है 18 से 50 किलोमीटर यानी 18 to 50 किलोमीटर। समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल। तो देखिए मित्र, मध्य मंडल यहाँ मिल रहा है, यहाँ मध्य मंडल नहीं है, यानी ये ऑप्शन तो कट गया। यहाँ से आप इस ऑप्शन को समझ गए कि पहले क्वेश्चन का सही जवाब तो सी होगा, लेकिन हम जान लेते हैं कि ये जो मध्य मंडल है इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 50 to 80 किलोमीटर। कितना, 50 से लेकर के लगभग 80 किलोमीटर होती है। फिर होता है आयन मंडल। ये आयन मंडल की जो ऊंचाई होती है वो होती है 80 से लेकर के 640 किलोमीटर यानी 80 to 640 किलोमीटर। फिर एक मंडल और होता है जो इसमें नहीं दिया हुआ है, यहीं तक दिया है, तो उस मंडल का भी आप नाम नोट कर लीजिए, कल को आपके ऑप्शन में मिल सकता है। बहिर्मंडल होता है, बहिर्मंडल का मतलब आउट मतलब लास्ट में होता है। आप देखिए यानी 640 किलोमीटर के ऊपर जितनी भी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वो जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, आयन मंडल, बहिर्मंडल होती है। कौन सा मंडल होता है, बहिर्मंडल होता है। तो इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। देखिए और भी अच्छे प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से प्रश्न, किस टाइप के प्रश्न आपके और भी एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड बन सकता है। पहले तो इस क्वेश्चन को तैयार करिए। पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, आयन मंडल के बाद होता है बहिर्मंडल। यानी पहले क्वेश्चन का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी। देखिए कुछ प्रश्न, कुछ जो इससे रिलेटेड और भी प्रश्न निकलते हैं उनसे मैं आपको रूबरू करा देता हूँ। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से मंडल में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है मित्र, कौन से मंडल में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। तो ये देखिए क्षोभ मंडल जो है,
क्षोभ मंडल के बारे में अगर हम बात करें तो मौसम संबंधी समस्त घटनाएं, कौन सी संबंधी? मौसम संबंधी। नोट करते जाइए, ये मैं अच्छा पॉइंट बता रहा हूं आपको। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं घटती हैं ये क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, जबकि पृथ्वी की सतह की ओर रेडियो तरंगों का परावर्तन जो होता है वो आयन मंडल में होता है। तो ये आयन मंडल में क्या होता है? रेडियो तरंगों का परिवर्तन। किसका? तरंगों का परिवर्तन लिख देता हूं तो यहां से आप समझ जाइए, तरंगों का परिवर्तन। तरंगों का परिवर्तन यानी रेडियो तरंगों का परिवर्तन जो होता है वो किस में होता है? आयन मंडल में होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड आता है, इसलिए इन प्रश्नों पर आप गौर किया करिए और कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए। ऐसे प्रश्न इतने डीप में आपको शायद कोई बताए, इसलिए बताता हूँ। देखिए, आयन मंडल में घटित होने वाली अन्य प्रमुख घटनाएं और भी होती हैं, जैसे ब्रह्मांडीय किरणें, कॉस्मिक रेज कहते हैं। कॉस्मिक रेज का परिलक्षण, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश जो होता है और या होता है, दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश भी होता है, और ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। किस में स्थित होता है? समताप मंडल में स्थित होता है। समताप मंडल में स्थित होता है। तो इन चीज़ों को आपको देखना चाहिए, यानी आवाज़ जो होती है उससे रिलेटेड प्रश्नों पर इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन पूरा एक एक प्रश्नों पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, उसको हम बताते हुए चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर देख लिया। आइए बढ़ जाएंगे आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? लोहा का, जिंक का, टिन का या एल्यूमिनियम का? आप बच्चे कोशिश किया करें कि प्रश्नों के जवाब आप देते रहा करिए। बिल्कुल सही जवाब है एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का। तो देखिए मित्र, बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसमें हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है इसमें कौन सा ऑक्साइड पाया जाता है, तो नोट कर लीजिए, इसमें हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है। यह चिकनी मिट्टी जैसा पदार्थ होता है जो गुलाबी, सफ़ेद और लाल रंग का हो सकता है। बॉक्साइट का रंग उसमें उपस्थित लोहे की मात्रा पर निर्भर करता है। लोहे का अंश कम होने पर बॉक्साइट एल्यूमिनियम निकालने के लिए उपयुक्त होता है, अन्यथा यह लैटेराइट के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आपको पता है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3, अफ्रीका की मूलभूत पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अफ्रीका, किसकी बात हो रही फ्रेंड्स? अफ्रीका की मूलभूत पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? अब नदी घाटी की बात करेंगे तो आपको पता होगा इसका सही जवाब होगा कांगो। क्या होगा फ्रेंड्स? कांगो होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बी होगा, कांगो। बताना चाहूँगा पिग्मी जो है मित्र, पिग्मी यहाँ पर जो दिया हुआ है ये पिग्मी, इसकी स्पेलिंग जो होती है PYGMY होती है, PYGMY होती है। पिग्मी जो होता है उस पर थोड़ा सा चर्चा करूँगा, एक सेकेंड। पिग्मी मध्य अफ्रीका की मूलभूत जनजाति है। क्या है? मूलभूत जनजाति है जो कांगो बेसिन के विषुवत रेखीय वर्षा वनों में निवास करती है। यह एक आखेटक जनजाति है। कैसी जनजाति है? आखेटक जनजाति है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई सारे एग्जामों में कई बार पूछा हुआ है। मानचित्रण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बताना चाहूँगा कार्टोग्राफी, क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी, वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाना, मानचित्र कला, जिसको हम हिंदी में कार्टोग्राफी, इंग्लिश में कार्टोग्राफी कहते हैं।
मानचित्र को बनाने का कार्य करने वाले को मानचित्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर जिसको कहते हैं, मानचित्रकार कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक दो प्रश्न और पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड आपसे, जैसे ये इसी प्रश्न में ये कह दे मानचित्रों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो मानचित्र पर जो क्षेत्रफल नापा जाता है उसको कहते हैं प्लेनोमीटर। प्लेनोमीटर नोट कर लीजिए। मानचित्र पर क्षेत्रफल मापना, क्षेत्रफल मापन, मानचित्र पर जो क्षेत्रफल मापन होता है इसको प्लेनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? प्लेनोमीटर के नाम से जाना जाता है। और इस पर जो समभारी रेखाएं होती हैं वो दाब को दर्शाते हैं। समभारी रेखाएं जो होती हैं दाब को दर्शाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। आइसोबोथ व्यक्त करती है, आइसोबोथ व्यक्त करती है यानी क्या प्रदर्शित करती है? तो देखिए आइसोबोथ जो होती है मानचित्र पर खींची जाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो जल के अंदर समान गहराई के बिंदुओं को एक साथ मिलाकर खींची जाती है। समगंभीरता रेखा या जिसको आइसोबोथ लाइन कहते हैं, इंग्लिश में ये होता है आइसोबोथ लाइन। वैसे हम अगर हिंदी में इसको बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं समगंभीरता, समगंभीरता रेखा, समगंभीरता रेखा आइसोबोथ लाइन होती है। यानी ये क्या नापती है मित्र? गहराई नापती है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया गया है? किसके नाम से कह रहा है? ओशिनिया। तो देखिए ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 14 देश सम्मिलित हैं। कुल कितने देश सम्मिलित हैं पहले तो ये समझ जाइए। टोटल 14 यानी 14 देश सम्मिलित हैं जिन्होंने या जिन्हें 3 उपसमूह में बांटा गया है। कौन कौन से 3 उपसमूह हैं आपको बताना चाहूँगा। मेलानेशिया, एक तो आपका हो गया मेलानेशिया, दूसरा हो गया आपका माइक्रोनेशिया, तो तीसरा हो गया आपका पॉलिनेशिया। क्या होता है मित्रों? पॉली नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिख देता हूँ पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया में विभक्त किया गया है, जबकि इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं है। ये इंडोनेशिया जो है आप देख रहे हैं इसमें शामिल नहीं है। आशा करता हूँ कि समझ में आया। क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन पे थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा था कि निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इंडोनेशिया को नहीं किया गया है, मेलानेशिया को किया गया है, माइक्रोनेशिया को किया गया है, और इधर पॉलिनेशिया भी होता तो इसको भी किया जाता। पॉलिनेशिया को भी विभाजित किया गया है। इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं है क्योंकि पॉलिनेशिया का जो संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, इसलिए इसको भी हम मान लेते हैं कि सम्मिलित है। बाकी एग्जैक्ट तो पॉलिनेशिया होना चाहिए था। फिर भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7वें पर। क्या कह रहा है प्रश्न? देखिए निम्नलिखित में से कौन मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है? मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। मानव विकास रिपोर्ट को जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं HDR, क्या बोलते हैं? HDR को प्रकाशित करता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP आपको दिख रहा है। वर्ष 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट जिसको HDR कहते हैं को प्रकाशित करता आ रहा है। यानी इस क्वेश्चन का तो सही जवाब ऑप्शन ए ही हो गया। यह रिपोर्ट मानव विकास स्तर के आधार पर सभी देशों की रैंक आधारित करती है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के सूचकांक हैं। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पर। सन सिटी अवस्थित है। सन सिटी कहाँ पर अवस्थित है इसके बारे में आपको बताना है। दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ पर? सन सिटी दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत में एलैंड्स नदी, कभी कभी पूछा जाता है कौन सी नदी? एलैंड्स नदी एवं
पिलानसबर्ग पर्वत के मध्य स्थित है। अगर आपसे पूछे किसके किसके मध्य में स्थित है तो हम इस प्रश्न को इस तरीके से बता सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व संख्या से मापा जाता है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है, वैसे होना चाहिए था, लिख लीजिए आप, किसकी संख्या से मापा जाता है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है। तो भैया जनसंख्या का घनत्व जो होगा किससे मापा जाता है, लोगों की संख्या से मापा, मकानों से, परिवारों से, बच्चों से नहीं। जनसंख्या घनत्व तो आपको पता है, वही जनसंख्या घनत्व जो आप पढ़ते हैं उसी जनसंख्या घनत्व की बातें यहाँ पर की जा रही है। वैसे बता दूं आपको, जनसंख्या घनत्व जो मापा जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर। कैसे नापा जाता है, प्रति वर्ग किलोमीटर। आप बता दीजिए, आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट करके आपको बताना है भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है, एक क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न मैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, मैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व पूछ रहा हूँ। तो भारत के जनसंख्या घनत्व और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व आपको बताना है, कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा आप सभी बच्चे। तो देखिए समझ लीजिए, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को उस क्षेत्र की या उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे मैं बात करूं, यदि कोई गांव 1 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है तथा उस गांव में निवासित लोगों की जनसंख्या 150 है, मान लीजिए 175 है, तो उस गांव का जनसंख्या घनत्व 175 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। जैसे भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 382 है। उत्तर प्रदेश की कितना है, इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है प्रश्न, अच्छे प्रश्न इस पे बनते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। पठार पर स्थित नगर हैं। पठार पर स्थित नगर आपको बताना चाहूँगा दक्षिण यूरोप महाद्वीप में आइबेरियन प्रायद्वीप के आंतरिक भाग में मेसेटा पठार स्थित है। कौन सा पठार, पहले इसका नाम लिख लीजिए, आपने गांव में सुना होगा इस तरीके का नाम, मेसेटा पठार। मेसेटा पठार स्थित है। स्पेन के अधिकांश भाग इसी पठार पर विस्तृत हैं। स्पेन की राजधानी क्या है, पहले ये भी आप समझ जाइए। स्पेन की राजधानी जो है वो है मैड्रिड। क्या है फ्रेंड्स, मैड्रिड भी इसी पठार पर स्थित है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये पठार पर स्थित नगर है, तो भैया स्पेन की राजधानी मैड्रिड, यही हो गया आपका सही जवाब, क्योंकि इसमें मेसेटा पठार तो है नहीं, तो आपका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कल का प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है, हर दिन की बात आपसे प्रश्न एक पूछा जाता है जिसका जवाब आपको लास्ट में दिया जाता है। तो भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर बंदरगाह दिया हुआ है, कौन सा बंदरगाह किससे सुमेलित नहीं है, आइए देखते हैं। रॉटरडम, देखिए रॉटरडम बंदरगाह जो है नीदरलैंड्स में है, बिल्कुल सही है। इगारका बंदरगाह चीन में दे रहा है, बिल्कुल गलत है। इगारका बंदरगाह ये रूस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, रूस में स्थित है, चीन में नहीं है। मांटेवीडियो उरुग्वे में है, मांटेवीडियो उरुग्वे में है, ठीक है। जकार्ता इंडोनेशिया में है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी हो गया। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आइए आज के प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसका जवाब आपको हर दिन की भांति कमेंट के माध्यम से देना होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तापीय मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। आपको कूट दिया हुआ है, कूट जो है ये ऑप्शन हमारे टाइप महोदय ने गलत कर दिया है, फिर भी हम इसको सही कर देते हैं। कूट आप ए में मान लीजिए 1 3 4 2, 1 3 4 2 आप सही कर लीजिए। आपको अगले पार्ट में इस क्वेश्चन को इसी तरीके से मिलेगा। दूसरा 2 3 1 4 और ऑप्शन थर्ड में लिख लीजिए 3 4 2 1 और ऑप्शन डी में 2 3 4 1। ये आपका कूट दिया हुआ है मित्र, इस कूट को आपको मिलाना है। यह है ऑप्शन ए, यह है ऑप्शन बी,
ये है ऑप्शन सी और ये है ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज के पार्ट को आपने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपको बहुत अच्छे से ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। ऐसे हमारे मित्र जिन्होंने वीडियो को देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी भी हमारे वो दोस्त, वो मित्र जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। PDF नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा ये जो डे बाय डे आपको PDF होता है एक साथ ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिएगा और क्वेश्चन का जवाब कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।